ठीक है, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले रानी दुर्गावती पर। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि रानी दुर्गावती, अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन जाते हैं पहले तो उन पे बात करें। तो रानी दुर्गावती से जो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये कहाँ से थे, गोंडवाना से थी। इसी को हम क्या कह सकते हैं, गढ़ा मंडला। तो गोंडवाना की रानी थी ये रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के जो हस्बैंड थे, क्या नाम था इनका, दलपत शाह। तो इनके हस्बैंड का नाम था दलपत शाह। किसके, रानी दुर्गावती के। तो एक आध बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया, तो इनके पति का नाम क्या था। तो रानी दुर्गावती के जो हस्बैंड थे वो दलपत शाह थे। और दलपत शाह के पिता का नाम क्या था। ठीक है, तो दलपत शाह के जो पिता थे वो थे संग्राम शाह। ठीक है, कौन थे, संग्राम शाह। और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि संग्राम शाह वही हैं जिन्होंने 52 फोर्ट या 52 जो दुर्ग हैं या 52 गढ़ों को मिलाकर गढ़मंडला जो है वो स्थापित किया है। ठीक है, लेकिन इस गोंडवाना डायनेस्टी के फाउंडर नहीं है ये। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो गोंडवाना डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन थे, यादव राय। ठीक है, लेकिन रियल फाउंडर कौन है, जटवा। पक्का, फिर संग्राम शाह क्या है। जाटवा है किस क्षेत्र से, वो तो देवगढ़। तो वहां नहीं जाना है। तो संग्राम शाह को बेसिकली पूछा नहीं गया, तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। बस संग्राम शाह में आपको ये याद रखना है कि इन्होंने एक तो 52 फोर्ट या 52 गढ़ जो थे उनको मिलाकर इसकी स्थापना थी। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 52 गढ़ों की स्थापना किसने की। और इनकी एक बुक है, कौन सी बुक है, तो रस रत्न माला। किसकी बुक है ये, रस रत्न माला किसकी बुक है, संग्राम शाह की है। अब आ जाते हैं संग्राम शाह के जो बेटे थे, किसके बेटे, संग्राम शाह के, दलपत शाह। दलपत शाह की मैरिज किससे हुई, तो इनका, तो इनकी जो मैरिज हुई या विवाह हुआ वो रानी दुर्गावती से हुआ। अच्छा, रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी, तो ये चंदेल प्रिंसेस थी। कौन सी प्रिंसेस, चंदेल राजकुमारी थी। किनकी बेटी थी ये, सालीबाहन। तो सालीबाहन जो चंदेल डायनेस्टी से थे उनकी बेटी थी कौन, रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती का विवाह किससे हो गया, दलपत शाह से। रानी दुर्गावती दलपत शाह का बेटा कौन था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके बेटे थे वीर नारायण। किसके बेटे हैं, वीर नारायण। तो बेसिकली क्या होता है कि जब इनका विवाह होता है रानी दुर्गावती का, उसके बाद दलपत शाह की डेथ हो जाती है। इसके बाद ये अपने बेटे वीर नारायण के बिहाफ में ही रूल करती हैं या शासन करती हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है पहली चीज की, रानी दुर्गावती कहाँ से थी। अब जब इनकी डेथ होती है तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इनका समाधि स्थल। ठीक है, तो बरेला जबलपुर। तो बरेला जो जबलपुर था, कहाँ पर है इनका समाधि स्थल, बरेला जबलपुर में इनका समाधि स्थल है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब टॉम्ब नहीं बोलना है कि मकबरा है तो टॉम्ब, क्योंकि मकबरा शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं नॉर्मली। तो समाधि को समाधि लिखते हैं। तो समाधि स्थल जो है वो कहाँ पर है, बरेला जबलपुर में है। ठीक है, तो एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रानी दुर्गावती से बने हैं, एक रानी दुर्गावती का युद्ध। ठीक है, तो एक युद्ध होता है रानी दुर्गावती का किसके साथ, बाज बहादुर के साथ। तो रानी दुर्गावती डिफीटेड बाज बहादुर। तो रानी दुर्गावती ने किसको हरा दिया, एक तो बाज बहादुर को हरा दिया। तो ये याद रखिएगा कि रानी दुर्गावती जो थी इन्होंने किसको पराजित किया, नीचे की तरफ एरो दें तो मतलब ये हार गए। तो रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को तो हरा दिया था। अब बाज बहादुर कौन थे, तो ये मांडू से शासन कर रहे थे, या कहें किसके पति, रानी रूपमती के हस्बैंड थे बाज बहादुर। तो बाज बहादुर हार जाते हैं रानी दुर्गावती से। लेकिन बाद में क्या होता है, अकबर का कौन सा एक्सपीडिशन, गोंडवाना एक्सपीडिशन होता है या गोंडवाना अभियान होता है। ठीक है, इस गोंडवाना अभियान में अकबर की तरफ से आशफ खां, कौन से खां, आशफ खां,
ठीक है, आसफ खां ही थे पक्का, अधम खां तो नहीं थे। ठीक, तो आसफ खां जीत जाते हैं और कौन हार जाती हैं, रानी दुर्गावती हार जाती हैं। और फाइनली हारने के बाद तो यहाँ पर गोंडवाना एक्सपीडिशन में कौन सा बैटल होगा, बैटल ऑफ नरई। नरई के युद्ध में, कौन से युद्ध में, नरई के युद्ध में आसफ खां डिफीटेड रानी दुर्गावती। और फाइनली ये अपनी क्या करते हैं, जो कटार इनके हाथ में थी उसे घोंपकर ये आत्महत्या कर लेती हैं। और यहाँ से गोंडवाना जो है वो रानी दुर्गावती वाली कहानी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको इन सबसे क्वेश्चंस पूछे गए, तो ध्यान रखना। एक पहला क्वेश्चन, रानी दुर्गावती कौन थी, तो कौन सी प्रिंसेस है ये, चंदेला प्रिंसेस, चंदेल राजकुमारी हैं। एक, किसकी बेटी थी, तो डॉटर ऑफ सालीवाहन, सालीवाहन की पुत्री थी। ठीक, तीसरा, मतलब बड़े छोटे छोटे से प्रश्न है लेकिन एग्जाम में बहुत काम के हैं। फिर इनकी विवाह या मैरिज किससे होती है, संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से इनका विवाह होता है। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन, इनका बेटा, तो इनका बेटा कौन था, वीर नारायण इनका बेटा था। फिर इनके बैटल या युद्ध, तो एक इनका बाज बहादुर से होता है, तो रानी दुर्गावती डिफीटेड बाज बहादुर। लेकिन जब गोंडवाना एक्सपीडिशन होता है अकबर का, जिसमें कौन लीडरशिप करते हैं, आसफ खां, तो आसफ खां डिफीटेड रानी दुर्गावती। अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं, और लास्ट इनका समाधि स्थल, तो इनकी समाधि कहां पर है, ठीक है, तो इनकी समाधि जो है वो बरेला ग्राम जबलपुर में सिचुएटेड है बस। और इनके नाम पे आपको पता है रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी है जबलपुर में। मोस्ट ऑफ द टाइम बस यही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, तो इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, रानी दुर्गावती को। क्लियर है आपको लाइव में बेटा, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रानी दुर्गावती से? तो ये तो वो है समरी जो एग्जाम में आती है, मतलब इसमें से एक भी चीज अगर आपने छोड़ी तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 1550 में इनके पति दलपत शाह जो है इनकी डेथ हो जाती है 1550 में। ठीक है, और उसके बाद वीर नारायण, वीर नारायण अभी बताया मैंने कौन थे इनके, तो वीर नारायण इनके बेटे थे, उन्हीं की उत्तराधिकारी इन्हें घोषित करती हैं और इनकी संरक्षिका। तो क्या करती हैं, इनके बेहाफ में ये शासन करना शुरू करती हैं। फिर इसके बाद ये क्या करती हैं, अपनी राजधानी या कैपिटल सिंगौरगढ़ के स्थान पर कहाँ ले जाती हैं, चौरागढ़ ले जाती हैं ये। तो ये ध्यान रखिएगा कि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट की, तो सिंगौरगढ़ की जगह इन्होंने कहाँ शिफ्ट कर दी थी, चौरागढ़ जो है वो शिफ्ट कर दी थी। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 1634 तक ये राजधानी जो है वो रही थी। अब आसपास के स्टेट्स की क्या सिचुएशन थी उस समय, तो अधिकांश जो राज्य थे उस समय के सराउंडिंग स्टेट्स जो थे वो स्ट्रॉन्ग राज्य थे, शक्तिशाली राज्य थे। जैसे उत्तर पूर्व में रीवा के बघेल शासक रामचंद्र, अब देखो सिंपल सी चीज है, नॉर्थ ईस्ट में कौन थे इनके, तो कौन थे, रीवा था। अब रीवा में कौन है, तो रामचंद्र देव, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, जब आप बघेल डायनेस्टी आगे पढ़ेंगे तो ये वही रामचंद्र देव हैं जो अकबर के कंटेम्परेरी हैं। वैसे भी ऐसे समझ लो, रानी दुर्गावती, अकबर, रामचंद्र देव, ठीक है, ये सब कैसे हैं, या बाज बहादुर, तो ये कंटेम्परेरी या समकालीन शासक हैं, तो कंटेम्परेरी रूलर हैं। और आपको पता है इन्हीं के दरबार में, रामचंद्र देव के दरबार में ही कौन होते थे, इनके कोर्ट पोइट के रूप में तानसेन हुआ करते थे। ये क्वेश्चन बहुत पेटेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले किसके दरबार में थे। ठीक है, तो अकबर के 9 ज्वेल्स में शामिल होने से पहले किसके, रामचंद्र देव जो रीवा के शासक थे उनके दरबार में हुआ करते थे। फिर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो है वंशी कलचुरियों का, जबकि दक्षिण पश्चिम तो साउथ वेस्ट में चांदा राज्य में कर्णशाह का शासन था। ठीक है, साथ ही बरार क्षेत्र के एलिचपुर में एक मुस्लिम सेंटर स्थापित हो चुका था। तो बरार के एलिचपुर में एक मुस्लिम सेंटर था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है, इनके सराउंडिंग स्टेट्स या पड़ोसी या नेबर स्टेट्स की क्या कंडीशन है, कि एक तरफ रीवा में, तो जैसे समझ लो रीवा आर, आर से रामचंद्र देव, तो रीवा हो गए, रीवा में कौन हो गए आपके, तो रीवा वाले राज्य में
ठीक है, और ये ईस्ट उत्तर पूर्व में था आपका, नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा अगर आप साउथ ईस्ट में बात करेंगे तो है वंशी है, कलचुरी रूलर है यहाँ पर। फिर हम बात कर रहे हैं साउथ वेस्ट में, तो साउथ वेस्ट में कौन है, चांदा में कर्णशाह है, और इसके अलावा एलिचपुर में मुस्लिम सेंटर एस्टेब्लिश हो गया है। अब हमने आपको बताया था स्ट्रगल विद बाज बहादुर। तो दुर्गावती का शासन शुरू होने के पश्चात 1556 में सुजात खां के बेटे थे बाज बहादुर, शासक बने और इन्होंने गढ़ा राज्य पर आक्रमण किया। इसमें प्रथम आक्रमण में चाचा फतेह खां युद्ध भूमि में मारा गया और बाज बहादुर सारंगपुर वापस चला गया। दूसरी बार बाज बहादुर ने फिर से आक्रमण किया, परंतु पराजय होने और भारी क्षति होने के बाद गढ़ा जीतने का विचार त्याग दिया। तो दो बार इन्होंने गढ़मंडला पर या गढ़ा पर आक्रमण किया, एक्सपीडिशन किया, और दोनों बार ही ये पराजित हो जाते हैं। पहली बार में इनके चाचा कौन थे इनके, फतेह, फतेह को बिल्कुल फतेह नहीं मिली ठीक है, तो फतेह खान जो है वो शहीद हो जाते हैं। और दूसरी बार जब आक्रमण हुआ था तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये फिर से हार जाते हैं और ये वापस चले जाते हैं। ठीक, इनके भाग्य में सिर्फ हारना लिखा है बाज बहादुर, बहादुर जरूर है, विजेता नहीं है ये, क्योंकि अभी ये इनसे भी हारे और उसके पहले अगर आप देखोगे तो और किससे हारेंगे ये। ठीक है, तो ये अकबर का जब अभियान होगा तब भी ये हारेंगे। फिर बेटा अराइवल ऑफ गुसाई विठलनाथ, बल्लभ संप्रदाय के जो फाउंडर थे बल्लभाचार के पुत्र थे। ठीक है, दक्षिण प्रवास से लौटते हुए रानी दुर्गावती के गढ़ा पधारे थे। रानी दुर्गावती ने इन्हें दीक्षा में, दान में क्या दे दिए थे, 108 ब्लेज जो है दे दिए थे। ठीक है, जिसका विवरण कैसे मिलता है, 252 वैष्णव की वार्ता और भाव सिंधु नामक ग्रंथ में मिलता है। तो 252 वैष्णव की वार्ता और भाव सिंधु, तो ध्यान रखिएगा 252 वैष्णव की वार्ता और भाव सिंधु जो टेक्स्ट या ग्रंथ है इसमें इसकी जानकारी मिलती है। इससे आप क्या अनुमान लगाओगे कि जो रानी दुर्गावती थी वो किस तरीके की रूलर थी, क्या कहेंगे आप इन्हें, रिलीजियस टॉलरेंस रूलर। ठीक है, धार्मिक सहिष्णु शासिका के रूप में, क्योंकि इनको भी वल्लभ संप्रदाय को भी एक तरीके से संरक्षण दिया इन्होंने। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कॉन्फ्लिक्ट विथ मुगल्स, तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं 1562 में अकबर के, अब जो 1562 में अकबर के राज्यारोहण का मतलब क्या है, एक्चुअल में अब अकबर जो है वो अपने रियल फॉर्म में आ रहे हैं। याद रखिएगा क्राउनिंग ऑफ अकबर तो 1556 में ही हो गई है। अकबर की जो क्राउनिंग या राज्याभिषेक है या राजा बनने की बात जो की जाती है वो 1556 में हो गई, बट 1556 से 62 तक का जो टेन्योर था वो तो पेटीकोट रूल है, क्योंकि जो महिलाएं थी कौन, महम अनगा। तो महम अनगा जो इन्होंने जिनका केयर टेकिंग की है अकबर की, उन्हीं का रूल चलता था। तो उस स्टेज को क्या कहते थे, पेटीकोट रूल, क्योंकि एक तरफ कौन इनके लिए युद्ध करने का काम कौन करते थे अकबर के लिए, बैरम खां, और दूसरी तरफ थी महामनगा। अगर आप लोगों ने जोधा अकबर सीरियल देखा हो तो एकदम टसन में रहती थी बहुत ज्यादा तो उनका शासन था। तो बेसिकली 1564 में आसफ खां को कड़ा का सूबेदार बनाया, रीवा के रामचंद्र देव को पराजित कर आक्रमण की योजना बनाई। ठीक है, गढ़ा पर, और 1564 में दमोह पर आक्रमण किया। उनकी सहायता मोहब्बेब अली, मोहम्मद मुराद और वजीर खान बवाई, ये सब फालतू की बातें, इन पे आपको जरूरत नहीं है। फिर दमोह पर आक्रमण की सूचना रानी को सिंगौरगढ़ के किले में मिली, परंतु स्थिति अनुकूल ना होकर रानी दुर्गावती नरई चली गई। अब सीधी बात है कि आप नरई जाओगी तो अब युद्ध कौन सा होगा। ठीक है, तो नरई में होने की सूचना पाकर नाजिर मोहम्मद ने आक्रमण किया, रानी का फौजदार अर्जुन दास बैस मारा गया। दूसरा आक्रमण आसफ खान ने किया, जिसमें रानी के तोपची शम्स खान मियाना और मुबारक बलूच मारे गए। ये सब कहानियां हैं, इन सब से आपको मतलब नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि बैटल ऑफ नरई, और बैटल ऑफ नरई जो है वो किस एक्सपीडिशन के दौरान है, तो गोंडवाना एक्सपीडिशन। बस दो ही बातें याद रखनी है। गोंडवाना एक्सपीडिशन कब था, तो 1564 का था। तो 1564 1564 में गोंडवाना अभियान, और उस दौरान जो युद्ध है वो है, देखो अभियान का मतलब होता है कि जैसे इन्होंने दमोह पे आक्रमण किया, फिर इन्हें सिंगौरगढ़ में पता चला कि नहीं नहीं रानी तो नरई चली गई, तो फिर ये नरई पहुंच गए। तो अब कौन पहुंच गए, आशफ खां यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि पहली बार तो किसने, नाजिर मोहम्मद ने आक्रमण किया, उसके बाद फिर आसम खान ने आक्रमण किया, तो इनके जो ठीक है शम्स खान और मुबारक बलूच मारे गए। अब इन्हें तो चूंकि अपने बच्चे को बचाना था, वीर नारायण को,
तो क्या किया इन्होंने, सुरक्षित स्थान पर भेजकर रानी ने युद्ध की कमान संभाली और इनके महावत आधार सिंह बधीला और सरमन हाथी पर सवार होकर युद्ध किया। पराजय के भय से स्वयं कटार मारकर वीरगति को प्राप्त हुई। एट द एंड उन्हें लगा कि अब वो जीत नहीं पाएंगी, तो उन्होंने अपनी कटार खुद को ही मार ली और इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो ये है बहुत लंबी चौड़ी कहानियां, बट आपको जो याद रखना है वो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इतना सा। ठीक है, ये अभियान कब का है, 1564 का, और यहीं पे कौन सा बैटल है, तो बैटल ऑफ नरई। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आप याद रख लीजिए और कुछ नहीं रखना है आपको याद। ठीक है, अब बोले पढ़ क्यों रहे हैं अगर याद नहीं रखना है तो मन में प्रश्न आना चाहिए। तो बेसिकली क्या होता है, अब जैसे मान लो यही क्वेश्चन आपसे 10 मार्कर में पूछ लिया, ठीक है, 10 आएगा 11 आएगा, 10 मार्कर। अब 10 मार्कर में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आपके पास कंटेंट तो होना चाहिए ना। तो रानी दुर्गावती के बारे में आपको बहुत सारी जो बातें हैं वो फिर सब वहाँ काम आपको आएंगी मीन्स के लेवल पे, जब आपको क्वेश्चन बड़ा अगर आ गया रानी दुर्गावती पे तो, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम 2 मार्कर में वीर नारायण पूछ लेगा, बड़ा सिंपल सा है, क्या है वीर नारायण। ठीक है, तो सन ऑफ रानी दुर्गावती एंड दलपत शाह। रानी दुर्गावती और दलपत शाह के बेटे थे, इनकी केयर टेकर या प्रोटेक्टर कौन थी, रानी दुर्गावती थी। और ये कौन है, तो गढ़मंडला के शासक के रूप में रहे हैं ये, और इन्हीं की संरक्षिका या प्रोटेक्टर के रूप में कौन रही हैं, रानी दुर्गावती रही हैं। बस इतनी सी बात आपको बतानी है, काम खत्म हो जाएगा आपका। आपसे 2 मार्कर में अच्छा बड़ी बात ये है कि इतना पढ़ने के बाद भी वो 2 नंबर में रानी दुर्गावती पूछने की दम रखता है। मतलब आप बहुत सारा पढ़ लो और उसके बाद क्या पूछेगा वो 2 मार्कर में रानी दुर्गावती। तो सिंपल सा आपको आंसर क्या करना है, रूलर ऑफ गोंडवाना डायनेस्टी, गोंडवाना डायनेस्टी या गोंडवाना वंश की शासिका, 1 पॉइंट। ठीक है, किनकी बेटी थी ये, डॉटर ऑफ सालीवाहन एंड वाइफ ऑफ दलपत। बुंदेल शासक सालीवाहन की पुत्री और किनकी बेटी, सॉरी इनकी बेटी और किनकी पत्नी, दलपत शाह की पत्नी। ठीक है, फिर इसके बाद इनके युद्ध बता देना, तो एक किसके साथ, तो रानी दुर्गावती डिफीटेड बाज बहादुर, और एक है, ठीक है, तो आशफ खां या फिर कहें बैटल ऑफ नरई। और इसमें क्या होगा, तो आशफ खां डिफीटेड रानी दुर्गावती, तो आशफ खां ने रानी दुर्गावती को पराजित किया। इतनी सी बातें हैं जो आपको एग्जाम में लिखनी है, आपकी रानी दुर्गावती और ज्यादा से ज्यादा समाधि स्थल। तो इस तरीके से आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम तोड़ दें अलग 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 अलग, तो सीधे सीधे प्रश्न जो आपसे पहले से पूछे गए हैं, पहला, रानी दुर्गावती किस वंश की शासिका थी, रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था, रानी दुर्गावती के पति का नाम क्या था, रानी दुर्गावती किसके बिहाफ में संरक्षक या प्रोटेक्टर का काम कर रही थी। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं जो आराम से आपसे बन जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अब बेमतलब के क्वेश्चन जब पूछने होते हैं तो पूछेंगे रानी दुर्गावती के हाथी का नाम क्या था। ठीक है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है कि फिर हमने जो सब कुछ पढ़ा है हम याद रखें। बट ऐसे क्वेश्चंस अभी तक तो पूछने का ट्रेंड नहीं रहा है, तो हमें बहुत ज्यादा पैनिक होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं हिस्ट्री को इतना ज्यादा सिर पे उठा के घूमते हैं ना कि उस स्थिति में वो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो भी याद नहीं कर पाते, तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत होगी। ठीक है, तो सरमन हाथी था इनका। चले आगे, यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। लाइव में कोई क्वेश्चन बेटा किसी का, बोली जल्दी से। लिंक चली गई क्या, रिप्लाई करो बेटा। यहाँ तक ठीक है ना। अब बात करते हैं रानी दुर्गावती एज ए स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ जी बोलिए। सॉरी फिर से बोलिए, थोड़ी सी आवाज आपकी बहुत धीमे आ रही है सर, रिपीट करिए जल्दी से। हाँ हाँ ठीक है। हाँ
हाँ हाँ, बोलते जाइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ थोड़ा सा। मतलब क्वेश्चन क्या है आपका, ये बताइए, आप तो क्वेश्चन पूछिए सीधा। हाँ, यादव राय ही है सीधा। अगर पूछा जाए आपसे कि गोंडवाना वंश के संस्थापक कौन है, तो आपको यादव राय ही आंसर करना है। बिल्कुल, ये आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। ठीक है, फिर अलग अलग आपको क्या करना है। अब जैसे तीन अलग अलग क्षेत्र हैं, एक गढ़मंडला है, एक क्या है, देवगढ़ है, और एक क्या था, क्या था एक तीसरा, जल्दी बताओ। केरला। अरे, आप लोग देखो, आप उसको कैपिटल पे मत जाओ। अब तीन क्षेत्र हैं आपके, तीन क्षेत्र में एक क्या है, गढ़मंडला है, एक आपका देवगढ़ है, एक क्या है आपका, केरला है। तो इन तीनों को अलग अलग रखिए, और उनके आपको फाउंडर फाउंडर याद रखने हैं। और यूजुअली क्या है ना, कैपिटल से ज्यादा क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं। अब जैसे इनकी राजधानी तो चौरागढ़ भी रही है, ठीक है। अब लेकिन चौरागढ़ किसने बनाई, ठीक है, तो रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी कहाँ से शिफ्ट की है, चौरागढ़। बोलो जल्दी से। सिंगौरगढ़ से चौरागढ़ जो है वो शिफ्ट की है। ठीक है, तो अलग अलग समय की कहानियां हैं, तो उनको थोड़ा सा अलग अलग ही हम रखें। चलिए, अब आ जाते हैं कि स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हम बात करें, तो देखिए रानी दुर्गावती कैसी थी, खुद विद्वान या विदुषी थी। तो महिलाओं के लिए विदुषी और पुरुषों के लिए विद्वान शब्द इस्तेमाल होता है, और इंग्लिश में अच्छी बात है कि दोनों को स्कॉलर बोलते हैं। ठीक है, एक फिर दूसरी सहिष्णु और कुशल प्रशासक व योद्धा थी। तो ये कैसी हैं, तो रानी दुर्गावती वॉज ए स्कॉलर, टॉलरेंट एंड स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर एंड वॉरियर। ठीक है। एट द टाइम ऑफ आसफ खान इन्वेजन द क्वीन showed द स्किलफुल लीडरशिप एंड फोरसाइट। लीडरशिप स्किल्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड by the speech given by her वॉर ड्यूरिंग आसफ खां। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये कैसी थी, विदुषी थी क्योंकि विद्वानों को संरक्षण दे रही थी, खुद भी विद्वान थी। इसके अलावा सहिष्णु, टॉलरेंस थी। अभी हमने देखा कि कितने गांव दान में दिए, 108 गांव दान में दिए थे। स्किल्ड लीडर, स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। सब खां के आक्रमण के समय रानी ने अपने कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता का परिचय दिया, क्योंकि अपने बच्चे को ये बचा पाई थी उस समय। ठीक है। नेतृत्व कौशल आसफ खां से युद्ध के समय दिए उद्बोधन से प्रदर्शित होता है। रानी की सहिष्णुता या टॉलरेंस का परिचय इस बात से पता चलता है कि उनकी सेना में शख्स खां मियाना, खान शाह, उकीत जैसे योग्य उत्तराधिकारियों के पद पर मुस्लिम थे। तो डेफिनेटली ये कैसी हो गई, रिलीजियस टॉलरेंस है, धार्मिक रूप से सहिष्णु है। हिंदू शासक होने के बाद मुस्लिम जो हैं इनके सेनापति के रूप में काम कर रहे हैं। विद्वानों को भी रानी ने समुचित सम्मान दिया। अब इनके यहाँ स्कॉलर कौन कौन से थे, जैसे महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर, पोप महामात्र, नरहरि महामात्र जैसे विद्वान इनके दरबार में निवास करते थे। तो एक आपको ये ध्यान रखना है कि रानी दुर्गावती गेव ड्यू रिस्पेक्ट टू स्कॉलर्स ऑल्सो इन हर किंगडम। स्कॉलर्स लाइक महेश ठाकुर, दामोदर ठाकुर, पोप महामात्र एंड नरहरि महामात्र रिसाइडेड। रानी वॉज अ रिलीजियस वुमेन। अब ये धार्मिक भी थी। तो बल्लभ संप्रदाय याद है कि दीक्षा और विठल दास को दिया गया दान उनके धार्मिक होने का प्रमाण है। तो भाई उन्होंने दान भी दिया था इन्हें, ये आपको ध्यान रखना है। तो द एक्सेप्टेंस ऑफ बल्लभ सेक्ट एंड डोनेशन गिवन द विठल दास इज ए प्रूफ ऑफ बीइंग हर बीइंग रिलीजियस। फिर स्वामी चतुर्भुज दास द्वारा गढ़ा क्षेत्र में बनवाया गया पंचमठा मंदिर भी इस बात की पुष्टि करता है। तो द पंचमठा टेम्पल बिल्ट बाय स्वामी चतुर्भुज दास। ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि ये जो पंचमठा मंदिर है ये किसने बनवाया, तो स्वामी चतुर्भुज दास ने बनवाया था, और इसके लिए भी इन्होंने सपोर्ट किया रानी ने। तो इस तरीके से रिलीजियस भी हो जाती हैं, विद्वानों को संरक्षण देने वाली भी हो गई, इसके अलावा ये स्किल्ड तो हैं ही, और इसके अलावा ये रिलीजियस टॉलरेंस भी हैं। तो इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि दुर्गावती एज ए स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, कुशल प्रशासक के रूप में रानी दुर्गावती का वर्णन कीजिए, तो प्रशासन आपका तभी अच्छा चलेगा जब आपके पास एक अच्छी लीडरशिप हो। ठीक, एक दूसरा आप टॉलरेंस हो, तीसरा आपके दरबार में स्कॉलर हो, आप खुद से विद्वान भी हो और आप विद्वानों को
प्रोटेक्शन या संरक्षण भी दें। फिर इसके अलावा अब रिलीजियस टॉलरेंस भी होने चाहिए, धार्मिक रूप से सहिष्णु ये थी, और इसके अलावा ये रिलीजियस धार्मिक भी थी। तो इन पॉइंट्स पे आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना होगा कि इनके दरबार में कौन कौन से लोग थे और इन्होंने क्या क्या काम किए। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब जैसे केशव दीक्षित क्या कहते हैं इनके बारे में, थोड़ा संस्कृत का श्लोक है, समझिएगा। उर्वरा सर्वतो भूमि मध्य तो नर्मदा नदी विज्ञा दुर्गावती राज्ञी गणराज्य त्रयोगुणा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चारों ओर उपजाऊ भूमि है, ठीक है, बीच में नर्मदा नदी है और विदुषी दुर्गावती वहां की रानी है। तो इनके बारे में क्या कहा है केशव दीक्षित ने, मतलब क्या कि चारों ओर फर्टाइल सॉइल है, और क्या है यहाँ पे बीच में कौन सी नदी, नर्मदा। ऐसे मान लो कि ये इनका पूरा किंगडम है, ठीक, बीच में से क्या है, चारों तरफ कैसी सॉइल हो गई, फर्टाइल सॉइल है, मतलब उर्वर मृदा है आपकी, बीच में से नर्मदा रिवर बह रही है, और इस पूरे जगह पे कौन शासन कर रही है, रानी दुर्गावती शासन कर रही है। तो हिंदी वाले अगर याद रह जाए श्लोक तो छाप आना, नहीं रह जाता है तो कोई समस्या वाली, ऐसा मतलब कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपको पता ही है कि आसफ खान जब जीत गए थे तो फिर मुगल एम्पायर जो है यहाँ पर इनके साम्राज्य को ऑक्युपाई कर लेता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है रानी दुर्गावती के बारे में। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको याद हो संग्राम शाह, तो संग्राम शाह जो थे वो गोंडवाना के गढ़ा साम्राज्य के शासक थे, गोल्डन पीरियड माना जाता है इनका नाम। ठीक है, अमान दास, अमहण दास। तो संग्राम शाह, अब संग्राम शाह के बेटे कौन थे, दलपत शाह, और दलपत शाह के बेटे वीर नारायण, और दलपत शाह किसके हस्बैंड थे, रानी दुर्गावती के। ठीक है, तो ये अब आप ऐसे देखो, अमहर दास थे, बाद में 52 गढ़ों को जीतकर संग्राम शाह की उपाधि ली। संग्राम शाह राजगोंड वंश के 48वें शासक थे, करो याद 47 और को। तो ये बहुत बड़ा वंश है, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि अगर हम गोंडवाना को पूरा पढ़ने की कोशिश करें ना तो हमें 1 महीना लग जाएगा गोंडवाना पढ़ने में, अकेले गोंडवाना में। तो हमें पढ़ना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, मतलब। और हमें, फिर मैंने कहा कि आप 5 पेज में भी किसी सिस्टम को कंप्लीट कर सकते हो, और 100 पेज में भी आपको ऐसा लगे कि अभी भी इनकम्प्लीट है। तो 100 पेज वाली कहानी ना तो लिखने में आती है, ना आपके एग्जाम में स्पेस होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपके सबसे बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनके लिए मैक्सिमम स्पेस आपको 2 ही पेज दिया जा रहा है। तो हम जो भी पढ़ें वो हमारे 2 पेज के अंडर में ही खत्म हो जाए बस, इससे ज्यादा हमें पढ़ने। अब जैसे कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है तो पता क्या करते हैं, क्रोनोलॉजी निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ऊपर के 47 शासक आप याद रख लोगे, आप तो मुगलों में नहीं पढ़ते हो 47 शासक तो। और बड़ी बात आप देखो, तो पूरा सल्तनत काल अगर निकल जाएगा तब 47 शासक नहीं होंगे, वहां तो 5 डायनेस्टी इंडियन हिस्ट्री में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें पता क्या हो रहा है आजकल, इतनी किताबें छप रही हैं, इतना ज्यादा कंटेंट हो गया, और वो देते हैं बड़े बड़े चार्ट बना बना के। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए आप ये मान भी लो कि भाई आ गया तो पढ़, ऐसी है जैसी स्थिति रहनी है, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो संग्राम शाह जो थे, इनके पिता अर्जुन सिंह थे। गोंड साम्राज्य का विस्तार हेतु संग्राम शाह ने गढ़ा के 52 फोर्ट्स या किलों को जीता था, और इन्होंने नरसिंहपुर में चौड़ागढ़ फोर्ट जो है वो बनाया था। कला के संरक्षक थे ये, और साहित्य और संस्कृत के भी विद्वान थे। रस रत्नमाला उनके द्वारा संस्कृत में लिखा गया है। तो आपसे बेटा देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम तो संग्राम शाह से 2 नंबर का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम आपसे 7 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संग्राम शाह, तो संग्राम शाह से एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्होंने क्या किया। तो संग्राम शाह सबसे पहली चीज, इनका टेन्योर 1482 से 1532। ठीक है, फिर इसके बाद किसके रूरल थे ये, तो गोंडवाना के शासक थे ये। इनका टाइम पीरियड क्या कहलाता है, तो गोल्डन एज ऑफ गोंड स्टेट, तो गोंड राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है ये। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अदर नेम क्या थे इनके, अमान दास या अमहण दास है, और ये किस में मेंशन है, अकबरनामा में। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है कि अमानदास या अमहंट चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने क्या जीता, तो 52 फोर्ट्स जो हैं वो जीत लिए थे, ये आपको याद रखना है। 48 नंबर के शासक थे ये गोंडवाना के, ये याद रखना है। इनके पिता अर्जुन सिंह थे, ठीक है। और बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने चौरागढ़ जो है इसका किला बनवाया था नरसिंहपुर में, ये याद रख लीजिएगा। और फिर इसके बाद संग्राम शाह वॉज नोन एज पेट्रॉन ऑफ द आर्ट्स एंड हैड ग्रेट नॉलेज ऑफ लिटरेचर एंड संस्कृत। और इनकी बुक रस रत्न माला। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा आप पढ़ेंगे भी तो भी आपको कुछ नहीं होने जाने वाला है, और ना एग्जाम में पूछा गया है अभी तक। जैसे पिछले 20 सालों के अगर हम पेपर उठा के देखें तो कभी भी इस तरीके क्वेश्चन नहीं आते हैं कि भाई संग्राम शाह पर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन संग्राम शाह, और ये सीधा 10 नंबर में क्वेश्चन पूछ लें। या पहले जैसे 15 नंबर के क्वेश्चन आते थे, तब भी 15 नंबर के क्वेश्चन में कभी पूछा नहीं गया है। तो आपको बस ज्यादा से ज्यादा 7 मार्कर तक काम करना है, ठीक है। आगे बढ़े। अब हम आ जाते हैं रानी कमलापति पे। अब देखो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि रानी कमलापति और गोंड वंश से क्या संबंध है, ठीक है। तो रानी कमलापति जो थी, पहली चीज तो भोपाल का कौन सा रेलवे स्टेशन, ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम, हाँ बोलिए बेटा, कुछ कह रहे हैं। लाइव क्लास, कोई क्वेरी है किसी की क्या, जल्दी बोलिए। अच्छा, मुझे ही सुनाई दिया ठीक। रानी कमलापति, तो देखिए रानी कमलापति जो है, आपको अब यहां से कनेक्ट करना है आपको भोपाल स्टेट, भोपाल रियासत को। तो रानी कमलापति जो थी भोपाल क्षेत्र में अंतिम गौंड शासिका थी रानी कमलापति, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हो रहा है, सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरोतिया के यहाँ इनका जन्म हुआ था। तो ये किसकी बेटी थी, कृपाल सिंह सरोतिया की। कौन, रानी दुर्गावती नहीं, रानी कमलापति, ठीक है। घुड़सवारी, मल्ल युद्ध, तीर कमान में ये दक्ष थी। इनका विवाह, तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर वो है इनका विवाह या इनके हस्बैंड का नाम क्या था, तो निजाम शाह था। तो रानी कमलापति, कमलापति के हस्बैंड कौन थे, निजाम शाह थे। और ये कौन थे, तो गिन्नौरगढ़ के गोंड शासक थे, ठीक है। तो गिन्नौरगढ़ जो था उसके गोंड रूलर कौन थे, निजाम शाह। अब निजाम शाह की हत्या इनके जो भतीजे थे, नेफ्यू जो थे, कौन थे, आलम शाह के द्वारा कर दी गई थी। तो यहां भी आप अगर फ्लो चार्ट बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्या करना है, रानी कमलापति, ठीक है, इनकी मैरिज किससे होती है, ठीक है, तो निजाम शाह, ठीक। और इन दोनों का बेटा कौन था, नवल शाह। तो नवल शाह जो है इनका बेटा है, ठीक। ये अब ये जो निजाम शाह थे, इनका भतीजा या नेफ्यू कौन था, आलम शाह। और एक और नाम चैन शाह, ठीक है। सुना है आप लोगों ने बाड़ी बरेली, कौन है कोई है इस तरफ का, रायसेन का। तो रायसेन का जो बाड़ी क्षेत्र जो है, कौन सा क्षेत्र, बाड़ी। तो बाड़ी से शासन करते थे इनका भतीजा आलम शाह या चैन शाह। बेसिकली इस आलम शाह को, इसको चैन नहीं था ऐसे समझ लो, बेचैन शाह था ये। चैन नहीं था कि चाचा जी का साम्राज्य नहीं हमें मिल पा रहा। तो जो गिन्नौरगढ़ से गोंड रूलर थे, गिन्नौरगढ़ से कौन थे गोंड रूलर, निजाम शाह। तो इसने क्या किया, चाचा का मर्डर कर दिया। किसने मर्डर कर दिया, आलम शाह या चैन शाह ने, ठीक है। और इनके गिन्नौरगढ़ पर ये रूल करना चाह रहा था। अब रानी कमलापति जो थी, ठीक है, तो रानी कमलापति ने क्या किया, इन्होंने किसका सपोर्ट लेना स्वीकार किया, तो इन्होंने सपोर्ट लिया दोस्त मोहम्मद खां का। कौन से खां का, दोस्त मोहम्मद खां, ठीक है। अब ये जो दोस्त मोहम्मद खां थे, ठीक है, इनका इन्होंने सपोर्ट लेना शुरू किया भोपाल से।
अब जब इनका सपोर्ट लिया तो दोस्त मोहम्मद खान ने इनकी हत्या कर दी। किसकी? आलम शाह चैन शाह की। लेकिन अब रानी कमलापति और इनके बीच में कुछ कंडीशंस थी, कुछ शर्तें थी, जिनको रानी कमलापति ने फुलफिल नहीं कर पाया। तो अब होता ये कि अब ये तो शक्तिशाली हो गए क्योंकि इनने इनको भी हरा दिया। अब दोस्त मोहम्मद खां रानी कमलापति के राज्य पर आक्रमण करेंगे। ये अपने को बचाने की और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगी और उसके बाद ये जल समाधि ले लेंगी। और इसके बाद आपको पता है कि शासन कौन करेंगे? दोस्त मोहम्मद खां जो है वो शासन करेंगे। और यही दोस्त मोहम्मद खां हैं जो किसकी स्थापना करते हैं? ठीक है, तो फाउंडर ऑफ भोपाल रियासत, भोपाल रियासत के जो संस्थापक या फाउंडर हैं वो हैं आपके दोस्त मोहम्मद खां। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या बने हैं वो थोड़ा सा समझिए। एक क्वेश्चन बनता है रानी कमलापति के हस्बैंड या इनके पति का नाम क्या था? तो निजाम शाह था एक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निजाम शाह का मर्डर या हत्या किसने की? तो इनके आलम शाह या चैन शाह ने की थी। और ये कहाँ से रूल कर रहे थे? बाड़ी से। ठीक है, तो बाड़ी बेसिकली आज की डेट में बाड़ी बरेली ये जो है ना रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि रानी कमलापति और निजाम शाह के बेटे का नाम क्या था? ठीक है, तो नवल शाह था, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर कहाँ की शासिका थी? तो भोपाल राज्य के गोंड वंश की ये अंतिम हिंदू शासिका के रूप में जानी जाती हैं। अच्छा, निजाम शाह से आपको ऐसा लगेगा कि मुस्लिम रूलर है, ठीक है, बट ये मुस्लिम रूलर नहीं थे, गोंडवाना वंश के शासक थे, तो थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इतनी बात आपको एग्जाम में आती है, बहुत सरल सी चीजें हैं। तो अब क्या किया यहाँ पर देखिए, आलम शाह या चैन शाह ने गिन्नौरगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। अपने बेटे 12 वर्षीय नवल शाह के साथ ये भोपाल महल में शरण ली और दोस्त मोहम्मद खां से इन्होंने। अच्छा, इस इतिहास को ना थोड़ा सा आप कहानी के रूप में समझिए, क्योंकि यहाँ आप हल्की सी अगर कनेक्टिविटी याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं कभी। सिंपल सी चीज क्या है कि रानी कमलापति थी, रानी कमलापति जो थी इनका विवाह किससे हुआ? निजाम शाह से इनकी मैरिज हुई। और निजाम शाह से मैरिज होने के बाद ये गन्नौरगढ़ में आ गई। और उसके बाद इनके जो भतीजे थे, कौन थे? आलम शाह या चैन शाह ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और इनके हस्बैंड निजाम शाह की हत्या कर दी। अब ये खुद और अपने बच्चे को जान बचाने के लिए ये भोपाल महल में शरण लेती हैं। और उसके बाद दोस्त मोहम्मद खां से इन्होंने सपोर्ट या सहायता मांगी और दोस्त मोहम्मद खां ने गिन्नौरगढ़ पर आक्रमण किया। और ये जो आलम शाह थे, ठीक है, अब आलम शाह कौन? ये जो है इनका भतीजा जिसका नाम एक और क्या है? चैन शाह। ठीक है, इनकी हत्या कर दी। और बाद में क्या होता है कि जो रानी कमलापति हैं अब क्या करेंगे? जल समाधि लेकर अपने प्राणों को त्याग दिया। ठीक है, 1702 में जैसे निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण भोपाल तालाब के किनारे करवाया था। आपने सुना है कमलापति? कमला पार्क सुना आपने? अगर आपने कमला पार्क देखा हो तो कमला पार्क के बिल्कुल पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है वही है कमलापति महल, कमलापति पैलेस। और उसी कमलापति पैलेस के पीछे आप नीचे देखोगे तो आप नीचे उतरते हो तो एक ब्रिज सा बना दिया और वहीं पे रानी कमलापति की मूर्ति। तो वो वही तालाब है पीछे जहां पर इन्होंने जल समाधि ले ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी प्राण त्याग दिए। अच्छे से याद रखना है। फिर इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1989 से कमलापति महल को अपने संरक्षण में ले लिया। ठीक, ये याद रखिएगा। अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन आए, लास्ट हिंदू क्वीन या लास्ट हिंदू रूलर ऑफ भोपाल, तो भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी रानी कमलापति। हिंदू रानी, मुस्लिम रानी नहीं। मुस्लिम रानी नहीं होंगी ये, मुस्लिम कौन होंगी? कुदसिया पहली थी। अंतिम कौन होंगी? आप तो बस ऐसे समझ लो कि हमीदुल्लाह खां की जो मैया होंगी वो अंतिम होंगी। कौन थी? सुल्तान जहां? पक्का? ठीक है, इनका जो स्मारक है वो कहाँ बना है? तो भोपाल में बना है और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इतनी सी जानकारी है जो आपको ध्यान देनी है। तो प्लीज आप ध्यान रखिएगा, रानी कमलापति
द लास्ट गोंड रूलर इन द भोपाल रीजन was born in राजा कृपाल सिंह सरोतिया ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ सीहोर। अच्छा, कभी कभार ट्रेंड में, हाँ जी, याद रखिए दोस्त मोहम्मद खां तो बाद में शासन करते हैं इनके, मतलब ऐसे समझिए कि दोस्त मोहम्मद खां जो है, यहाँ समझिए थोड़ा सा आप, ये जो जैसे रानी कमलापति जो है ना, अभी दोस्त मोहम्मद खां सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो है ना, ये सिर्फ इनसे सपोर्ट मांगने जा रही हैं, अभी पूरी भोपाल रियासत इनके पास नहीं है। गिन्नौरगढ़ पर कौन शासन कर रहे हैं? और अगर आप देखोगे तो मेन रीजन तो गिन्नौरगढ़ ही है, मतलब भोपाल, बस भोपाल महल पर कब्जा है उनका, ये ध्यान रखिएगा अच्छे से। गिन्नौरगढ़ जो क्षेत्र है ना, एक पूरा बड़ा जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर तो ये गोंड शासक ही शासन कर रहे हैं। अब जब इन्हें मौका मिला कि हाँ चलो रानी ने सहायता मांग ली, अब रानी से अपना बदला, बदला क्या मतलब अपनी चीजों को वसूला जाए, फिर जब ये गिन्नौरगढ़ पर कब्जा करेंगे तो एग्जैक्टली अब बड़े शासक के रूप में ये स्थापित होंगे। ठीक है, तो उस फॉर्म में आपको ये ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि इनके अलावा कोई और हिंदू है ही नहीं महिला जो भोपाल पर शासन कर रही हो, तो हमें कोई कंफ्यूजन रखना ही नहीं है। भाई एकमात्र महिलाएं अगर हम सीधे शब्दों में बोलें तो, जो भोपाल की बात करें, क्योंकि और कोई है ही नहीं, बताओ आप कोई एक रानी, कोई नहीं। रानी दुर्गावती तो वो गोंडवाना क्षेत्र है, ठीक है, रानी अवंतीबाई जो है वो मंडला है, ठीक है, डिंडोरी है आज का। तो आप भोपाल में आ ही नहीं सकते, तो भोपाल में इन्हें पहली भी बोल देंगे तो भी कोई गलत नहीं, अच्छा ओके बोल देंगे तो एकदम से लोग ऐसा सोचते हैं कि कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से पहली हो गई, बट एक्चुअल में ये पहली भी है, महिला के रूप में कोई है ही नहीं ना। आप इतिहास उठा के देखो भोपाल का, तो महिला मतलब हिंदू, मतलब महिला मतलब वहां मत चले जाना, क्योंकि देखो भोपाल रियासत एक अलग चीज है, भोपाल अलग चीज है, और गिन्नौरगढ़ अलग चीज है। तो तीन अलग अलग बातें हैं जिनको तीनों को आपको अलग रखना है। देखो, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, राजा भोज ने भोपाल शहर की स्थापना की, फाउंडर ऑफ भोपाल सिटी कौन है? राजा भोज, परमार वंश के, बहुत पहले की कहानी हो गई अब ये, मतलब किसके समकालीन, कंटेम्परेरी, विद्याधर, महमूद गजनबी और ये सारी कहानी उस समय की कहानी है ये। अब इसके बाद भोपाल शहर बस गया। जब हम मॉडर्न भोपाल सिटी की बात करेंगे तो मॉडर्न बनाने में किसका योगदान है? दोस्त मोहम्मद खां को। और भोपाल शहर था पहले, भोपाल सिटी थी, भोपाल सिटी को रियासत कौन बनाएंगे? अब दोस्त मोहम्मद खां बनाएंगे। और गिन्नौरगढ़ अलग था, तो जो गिन्नौरगढ़ था, गिन्नौरगढ़ पर किसका रूल था? निजाम का। जबकि भोपाल शहर में महल पर कब्जा किसका था? दोस्त मोहम्मद खां का। तो थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से देखिए। रानी कमलापति, द लास्ट गोंड रूलर इन भोपाल रीजन, वाज बोर्न इन राजा कृपाल सिंह सरोतिया और प्रिंसली स्टेट ऑफ सीहोर। कभी कभार पिता के नाम पूछने की टेंडेंसी रही है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका नाम ज्यादा पढ़ते नहीं है एकदम से, तो दिमाग से निकल जा। तो राजा कृपाल सिंह सरोतिया की बेटी थी कौन? रानी कमलापति। जबकि रानी दुर्गावती के फादर कौन थे? साली बाहन थे। चलो आगे बढ़े। क्वीन कमलापति वॉज स्किल्ड इन हॉर्स राइडिंग, रेस्टलिंग एंड आर्चरी। ठीक है, सी वॉज मैरिड टू निजाम शाह, द गोंड किंग ऑफ गिन्नौरगढ़। तो इनका विवाह किससे हो गया? निजाम शाह से, जो कहाँ के थे? तो गिन्नौरगढ़ के गोंड शासक थे। निजाम शाह वॉज एसेसिनेटेड बाय हिज नेफ्यू, कौन था? आलम शाह, द रूलर ऑफ वाड़ी। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा निजाम शाह, आलम शाह या चैन शाह अटैक द फोर्ट ऑफ गिन्नौरगढ़। ठीक है, तो आलम शाह ने किस पर आक्रमण कर दिया? गिन्नौरगढ़ पर। तो रानी कमलापति टुक शेल्टर इन भोपाल पैलेस विथ हर 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड नवल शाह। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो नवल शाह के साथ ये भोपाल महल में शरण लेती हैं एंड सॉट हेल्प फॉर हर फ्रेंड मोहम्मद, कौन था ये? तो दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खां अटैक्ड गिन्नौरगढ़ एंड किल्ड आलम शाह। अब इनके बिहाफ में दोस्त मोहम्मद खां ने किस पर आक्रमण किया? आलम शाह पे आक्रमण किया और इसकी हत्या कर दी। क्वीन कमलापति सेक्रीफाइस्ड
हर लाइफ बाई टेकिंग वाटर समाधि, या इसको जल समाधि को जल समाधि भी बोलते हैं बेटा। इन 1702 में निजाम शाह हैड बुल्ट रानी कमलापति महल ऑन द बैंक ऑफ भोपाल पॉन्ड। तो आप देखेंगे भोपाल के छोटा तालाब जो है बेसिकली उसके किनारे पर ही रानी कमलापति महल जो है बना हुआ है। द आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया टुक कमलापति महल अंडर इट्स प्रोटेक्शन इन 1989। कमलापति वॉज द लास्ट हिंदू क्वीन ऑफ भोपाल। तो रानी कमलापति भोपाल की अंतिम हिंदू रानी या शासिका थी। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि रानी कमलापति को आप ना भोपाल की बेगमों से कनेक्ट मत कर देना। भोपाल की बेगमें बहुत बाद में आने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी तो कहानी बहुत ही अलग है। तब तक तो दोस्त मोहम्मद खां भी नहीं रहेंगे। तो ये तो दोस्त मोहम्मद खां के कंटेम्प्रेरी हैं, तो निश्चित रूप से ये पहले हैं। इस बात को आप दिमाग में रखना, नहीं तो अगर आपने उनके साथ कहीं कनेक्टिविटी जोड़ दी तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। और बाकी की चीजें अभी आप जब भोपाल रियासत पढ़ेंगे तो थोड़ी सी चीजें वहां आपकी क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत किसी को लाइव में? चलो अब आ जाते हैं एक और पर्सनैलिटी, बिरसा गोंड। बिरसा गोंड को आप कल पढ़े थे। कौन थे ये बिरसा गोंड? पढ़े थे कुछ? हाँ या ना? बंजारी सिंह गोंड से बिरसा गोंड मत बना देना, मैं जान मान के पूछना चाह रहा था कि कोई तो हाँ बोले। ठीक है, तो याद रखिए, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी और आदिवासी नेता थे बिरसा। तो आपको ये याद रखना, द मेन रिवॉल्यूशनरी एंड ट्राइबल लीडर हु गेव डायरेक्शन द फ्रीडम स्ट्रगल इन नर्मदा वैली रीजन ऑफ मध्य प्रदेश वाज बिरसा गोंड। ठीक है, तो अब कहाँ? तो 19 अगस्त 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। आपको ये ध्यान रखना है कि बिरसा गोंड जो है वो 1942, अब 1942 में क्या है, तो बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन है, तो उस समय आएंगे बिरसा गोंड। जबकि बंजारी सिंह कोरकू किस समय मिल रहे थे हमें? 1930 का कौन सा था, सिविल डिसोबीडिएंट, या फिर कहें कि जंगल सत्याग्रह। ठीक है, तो 19 अगस्त 1942 को बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्होंने रेल की पटरियां उखाड़ दी, पुलिस थाने लकड़ी डिपो में आग लगा दी। पुलिस और वन अधिकारियों द्वारा बिना चेतावनी के गोली चलाने के कारण गोली लगने से बिरसा गोंड की मृत्यु हो गई थी। तो याद रखिएगा 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसका नेतृत्व अगर बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में किसी ने किया था तो वो थे बिरसा गोंड। तो बिरसा गोंड ने इसका नेतृत्व किया था और 1942 में ही उनकी गोली लगने से डेथ हो गई थी। तो बिरसा गोंड किससे संबंधित होंगे? तो आप याद रखिएगा अच्छे से, द मेन रिवॉल्यूशनरी एंड ट्राइबल लीडर हु गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल इन नर्मदा वैली रीजन ऑफ मध्य प्रदेश वाज बिरसा गोंड, led the revolutionaries in घोड़ा डोंगरी बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑन अगस्त 1942। ठीक है, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट रेलवे ट्रैक्स वर uprooted, पुलिस स्टेशन एंड वुड डिपो वर set on fire. Birsa Gond died after being shot by the police and forest officer without warning। तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस थे बिना किसी चेतावनी के ने गोली मार दी थी। अब जैसे पूछें कि मध्य प्रदेश में फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है, या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता की डेथ हो गई थी या गोली मार दी गई थी, तो वो थे बिरसा गोंड। ठीक है, जबकि आपके बंजारी सिंह कोरकू जो है रिलेटेड टू जंगल सत्याग्रह या फिर घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं विष्णु सिंह उइके। विष्णु सिंह उइके या गोंड का जन्म बैतूल के बंजारी ढाल में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में विष्णु सिंह गोंड ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। देखो घोड़ा डोंगरी के ही शाहपुर में कौन कर रहे हैं विद्रोह? विष्णु सिंह उइके गोंड जो हैं ये कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपके बंजारी सिंह कोरकू कल भी हमने पढ़ा था, तो बंजारी सिंह कोरकू घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह 1930 के नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू के सहयोगी थे। ठीक है, बंजारी सिंह कोरकू ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो इस समय बंजारी सिंह कोरकू की डेथ हो गई थी। किस समय? घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के दौरान। जबकि 1942 के समय
बिरसा गोंड। ध्यान देखो, अभी ध्यान रखना, अगर आपने थोड़ा भी यहाँ वहाँ किया, बंजारी और बिरसा आपके एक हो जाएंगे, ठीक है, वो दोनों मिलके फरसा लेके आ जाएंगे आपके सामने। तो बंजारी सिंह, ठीक है, कोरकू, देखो कोरकू समझो, तो बंजारी सिंह कोरकू और गंजन सिंह कोरकू, तो ये कहाँ है? बैतूल के घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह में 1930 में। जबकि कौन? बिरसा गोंड, ठीक है। और कौन? एक और आपके विष्णु सिंह उइके। तो बिरसा गोंड और विष्णु सिंह उइके या विष्णु गोंड, ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दोनों जगह घोड़ा डोंगरी, लेकिन एक में आपका 1942 का है। कौन कौन 1942 में? विष्णु सिंह उइके और बिरसा गोंड, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान है। जबकि गंजन सिंह कोरकू और बंजारी सिंह कोरकू, ये किस दौरान है? 1930 के जंगल सत्याग्रह के दौरान। ठीक, आगे बढ़े। फिर इसके बाद आ जाते हैं बेटा जनगढ़ सिंह श्याम। कौन से श्याम? जनगढ़ सिंह श्याम, मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ विलेज में पारद गोंड परिवार में 1962 में इनका जन्म हुआ। 2001 में जापान के टोकामाची में मिथिला संग्रहालय में इनका निधन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी डेथ जापान में हुई थी। ठीक है, तो जा, जनगढ़, जा, जापान जा, तो जापान जाके डेथ होगी किसकी? जनगढ़ सिंह श्याम की। मिथिला म्यूजियम में, किसी दिन म्यूजियम पूछ लेंगे कि कहाँ, टोकामाची से तो समझ में आता ही है कि ये जापानीज नेम है। तो टोकामाची मिथिला म्यूजियम में इनकी डेथ हो गई थी, जनगढ़ सिंह श्याम की। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जंगल कलाम, ठीक है, तो जंगल कलाम कौन है? ये जनगढ़ सिंह श्याम। तो भारतीय कला के एक नए स्कूल जंगल कलाम के निर्माता के रूप में इन्हें जाना जाता है। ठीक है, भोपाल में भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा भारत भवन आपके भोपाल में है, इसमें भी इनके एग्जीबिशंस वगैरह लगे हैं। अब जैसे भोपाल की जो विधानसभा है और भोपाल के भारत भवन के गुंबद को भी इन्होंने पेंट किया है या चित्रित किया है, तो आदिवासी और समकालीन प्रतिष्ठित संग्रहालयों में एक है। ठीक है, इसके अलावा गोंड चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का प्रयोग किया था। ठीक है, तो कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले गोंड पेंटिंग्स में कौन थे? जनगढ़ सिंह श्याम ही थे। और इनकी ये कला या आर्ट क्या कहलाता है? तो जंगल कलाम। तो जंगल कलाम वाले कौन है? जनगढ़ सिंह श्याम है। ठीक है, और इनके कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते थे जैसे गौंड देवता, साथ ही जानवरों के कटआउट, बाघ, हिरण, कछुए का चित्र जो है वो करते थे। और इनकी पेंटिंग में पैटर्न क्या थे? तो रंगीन डॉट्स की लाइनों का प्रयोग किया जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन है। तो एक तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगल कलाम, तो जंगल कलाम किसकी आर्ट है? जनगढ़ सिंह श्याम की। किसकी डेथ जापान में हुई थी? तो टोकामाची मिथिला म्यूजियम में जनगढ़ सिंह श्याम की डेथ हो गई थी। और कागज और कैनवास का प्रयोग करने वाले गोंड पेंटिंग्स में कौन थे? तो जनगढ़ सिंह श्याम थे। इतना आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, अब देखो हमने पहले कौन सी पेमा फाल्या पढ़ा, अब कौन है ये? भूरी बाई। तो भूरी बाई का जन्म झाबुआ के पेटौल विलेज में हुआ था। भूरी बाई भील समुदाय की पहली कलाकार हैं जिन्होंने चित्रकला के लिए पेपर का उपयोग किया है। अब देखो पिथौरा चित्रकला में भूरी बाई जो है भील समुदाय की पहली चित्रकार है या पहली पेंटर है जिन्होंने चित्रकला में पेपर का उपयोग किया। जनगढ़ सिंह श्याम कौन से थे? गोंड थे। ठीक है, भूरी बाई कौन सी है? देखो भूरी बाई को तो ऐसे याद रख लो, भा, अगर आप थोड़ा सा, या बी। ठीक है, तो बी से इंग्लिश में व्हील, और अगर हिंदी में करना है तो भू भा यानी कि भील। तो जैसे आपको याद रह जाए, तो भूरीबाई भील थी, जनगढ़ सिंह श्याम गोंड थे। ठीक है, तो भूरीबाई के चित्रों में वही जानवर। अब पिथौरा है, तो पिथौरा में हमने आपको पहले भी बताया, पिथौरा में हमने किसको बताया? पेमा फाल्या को। तो वहां भी एनिमल्स, वन, वृक्ष, शांति, ये सब देवी देवता, भील देवी देवता हैं, पोशाक हैं, गहने हैं, टैटू हैं, झोपड़ी हैं, अन्नागार, हाट, उत्सव, ये सब प्रदर्शित जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भूरीबाई ने क्या किया? अभी हाल हाल में वायुयान, एरोप्लेन बना दिया। ठीक है, टेलीविजन, कार, बसों का चित्र बनाना भी शुरू किया है। 2021 में
इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश से हैं और क्वेश्चन बनते हैं ट्राइबल पर्सनैलिटी से। तो अच्छा, अभी लगातार पिछले 4 सालों का ये ट्रेंड रहा है कि कोई भी ट्राइबल पर्सनैलिटी को या मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जिसे पद्मश्री मिला है, एग्जाम ने उसका क्वेश्चन जरूर पूछा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब आप ये नहीं सोचना कि हम 2026 में खड़े हैं तो 2021 का क्यों पढ़ना है। तो 2021 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके अलावा शिखर अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। 1998 में इन्हें अहिल्या अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और आदिवासी लोक कला अकादमी में कलाकार के रूप में ये काम कर रही हैं। तो भूरीबाई, देखो पहली चीज तो भूरीबाई, भा मतलब व्हील या हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में बी मतलब व्हील। तो व्हील है ये, भील में पिथौरा वाली हैं ये इसके अलावा इन्होंने पेपर या कागज का प्रयोग किया, ये याद रखिएगा अच्छे से। और इन्हें 2021 में क्या मिला? ठीक है, तो पद्मश्री अवार्ड 2021 में मिला, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इन्हें शिखर सम्मान और अहिल्या अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, एक और बस मैं पढ़ाऊंगा दुर्गाबाई व्याम, फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो 1974 में बुरबासपुर डिंडोरी में, अब देखो भूरीबाई भी कहाँ की थी, कहाँ की थी, कहाँ, पिटौल। ठीक है, पिटौल की थी कौन? भूरीबाई। और ये कहाँ की है? बुरबासपुर डिंडोरी की दुर्गाबाई ब्याम। अच्छा, डिंडोरी का कोई और भी आया? जनगढ़ सिंह श्याम। ठीक है, ठीक है, पति इनके सुभाष ब्याम है, दुर्गाबाई ब्याम के। गोंडी पेंटिंग्स के लिए अलग पहचान थी और इनकी माँ से इन्होंने डिगना, तो डायरेक्ट पूछा गया है कि डिगना आर्ट या डिगना कला से संबंधित कौन है। देखो डिगना, दुर्गा, थोड़ा दा डा एक जैसा ही लगता है ना, तो डिगना कला की दुर्गाबाई ब्याम, जंगल कलाम वाले जनगढ़ सिंह श्याम, पिथौरा वाली भूरीबाई। ठीक है, रानी दुर्गावती अवार्ड मिल चुका है। और 2022 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, किनको? दुर्गाबाई ब्याम को, जबकि भूरीबाई को 2021 में। और इनकी चित्रकारी में लोक कथाओं को चित्रित किया गया है। तो इनकी जो पेंटिंग है स्पेशली किसके लिए? तो फोक टेल्स जो है इसमें बताया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो दुर्गाबाई ब्याम कैसे? तो 2022 में पद्मश्री अवार्ड, इससे पहले 2021 में भूरीबाई को मिला है पद्मश्री अवार्ड, ये याद रखिएगा। और उसके पहले अगर हम देखें तो हमने बात की जनगढ़ सिंह श्याम की। जनगढ़ सिंह श्याम कौन? तो जंगल कलाम, ठीक है, कागज और कैनवास का प्रयोग किया था। और इम्पोर्टेंट चीज क्या? तो इनकी डेथ कहाँ हुई थी? जापान के तोकी माचा। कौन सा म्यूजियम? मिथिला संग्रहालय या मिथिला म्यूजियम में जनगढ़ सिंह श्याम की डेथ हो गई थी। इससे पहले जो पर्सनैलिटीज हमने देखी वो कौन थी? ठीक है, आज की हम बात करें तो कौन सी पर्सनैलिटीज की बात की हमने? एक हमने की बिरसा गोंड और एक विष्णु गोंड। तो बिरसा गोंड और विष्णु सिंह उइके या गोंड ही थे ये। तो बिरसा गोंड और विष्णु गोंड दोनों ही 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भाग लेंगे। ठीक है, और बिरसा गोंड की डेथ हो जाएगी। इसी के साथ हमने आपको बताया 1930 का जंगल सत्याग्रह। तो जंगल सत्याग्रह में नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू थे और इनके सपोर्टर कौन थे? बंजारी सिंह कोरकू थे। बंजारी सिंह कोरकू की डेथ हो जाती है यहाँ, तो इनको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और उससे पहले हमने बात की आपकी रानी कमलापति। तो रानी कमलापति के हस्बैंड निजाम शाह, ठीक है, और रानी कमलापति के पिता कृपाल सिंह सिरौतिया, ठीक है, सीहोर से थे ये। और इनके बेटे नवल शाह, ठीक है, और इनके भतीजे कौन थे? आलम शाह या चैन शाह। तो चैन शाह ने इनके पति निजाम शाह का मर्डर कर दिया। उसके बाद ये दोस्त मोहम्मद से सपोर्ट मांगती हैं और फाइनली दोस्त मोहम्मद निजाम शाह क्या करते हैं? चैन शाह को हत्या कर देते हैं। और उसके बाद इनसे भी जब प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये जल समाधि ले लेती हैं। ठीक, तो भोपाल की अंतिम हिंदू शासिका या हिंदू
रानी जो थी वो कौन थी? रानी कमलापति थी। और इन्हीं के नाम पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इतना आप ध्यान रखेंगे। इसके पहले हमने देखा, क्योंकि गौंड वंश की थी ये भी, एट द एंड आ तो गई गौंड वंश में ही। इसके पहले कौन? तो रानी दुर्गावती। ठीक है, तो रानी दुर्गावती के बारे में हमने आपको बताया कि रानी दुर्गावती किसकी बेटी थी? बोले जल्दी से। ठीक, तो चंदेल रूलर या चंदेल शासक शालिवाहन की बेटी थी। इनकी मैरिज, बोलो जल्दी से, दलपत शाह से हुई। और दलपत शाह और इनका बेटा वीर नारायण था। इसके बाद इनके युद्ध बताइए जल्दी से। तो एक बाज बहादुर, तो रानी दुर्गावती डिफीटेड बाज बहादुर, रानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को पराजित किया। और एक और युद्ध, नरई, बैटल ऑफ नरई, ठीक है, या गोंडवाना एक्सपीडिशन। तो नरई के युद्ध में क्या होगा? तो आसफ खान डिफीटेड रानी दुर्गावती। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। और इनका समाधि बरेला जबलपुर में। किसकी बात कर रहे हैं हम? रानी दुर्गावती की। इसके अलावा इनके हाथी का नाम सरमन था। कभी आ जाए तो शर्माना नहीं उत्तर लगाने में। और इन्होंने किसको संरक्षण दिया? तो विद्वानों को संरक्षण दिया। रिलीजियस टॉलरेंस थी ये। और कौन से संप्रदाय? वल्लभ। ठीक है, तो वल्लभ संप्रदाय को इन्होंने 108 गांव जो हैं वो दान में दिए थे। ठीक, इतनी बातें आपको रानी दुर्गावती से याद रखनी है। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत याद। अच्छा देखिए, एक चीज और है, यहाँ डेटा बहुत है, तो आप अगर मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे चीज़ों को। और कोशिश करिए, जैसे मैंने आपको कहा ना, कि बस ये जो कुछ मैं लिख रहा हूँ ये वो हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इन पे मैक्सिमम फोकस करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे मैंने ये आपको रानी दुर्गावती के बारे में बताया, तो मतलब आप देखोगे ना, ज्यादा टाइम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो यही आए हैं। ठीक है, संग्राम शाह, तो संग्राम शाह कौन? अमानदास या अमहणदास। ठीक है, ये थे। इन्होंने कितने फोर्ट? तो 52 फोर्ट या 52 गढ़ों को जीता था। इनकी टेक्स्ट या बुक रस रत्न माला है। अमहणदास या अमानदास, इनका नाम कहाँ मिलता है? अकबरनामा में मिलता है। ठीक है, तो अब कौन से, अब गोंड शासकों में देखें तो ये 48 नंबर के शासक थे। तो इसके चक्कर में आप 47 शासक पढ़ने मत बैठना कि हम तो 47 और पढ़ेंगे। आप पढ़ सकते हो, पढ़ने को कुछ भी पढ़ लो, बट एग्जाम में आते नहीं है तो हमें बेमतलब की चीजें नहीं देखनी है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। ये हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड चीजें थी। अब जब हम आगे गोंडवाना भी पढ़ेंगे तो रानी दुर्गावती का मेजर सेक्शन जो है वो पढ़ चुके हैं। तो अब आपको कुछ नहीं होगा, रिपीट जरूर करा देंगे जिससे चीजें थोड़ी सी याद रहें। ठीक, तो अब थोड़ा सा मैं आपको, क्या नाम, एक इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं हालांकि, सृजन पीठ, वो भी मैं एक बार आपको बता दूंगा, क्योंकि 8-9 सृजन पीठ हैं जिनसे क्वेश्चन एक आध बन जाता है। तो वो बता के हम आपको फिर सीधे किस पे चलेंगे? डायनेस्टीज पे चलेंगे। तो एक एक करके हम, जैसे भोपाल डायनेस्टी, गोंडवाना डायनेस्टी, होलकर, सिंधिया, बघेल, और एक कौन सा है? बुंदेल। ठीक है, तो बुंदेला, ये 6 डायनेस्टीज हमें पढ़नी है। तो एक एक करके हम इनको कंप्लीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, लाइव में किसी का कोई क्वेश्चन? चलो भाई।